Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर, जहां हम लोग फिर से एनसीईआरटी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, आई नो दैट। द रीजन इज बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड सम इमीडिएट प्रायोरिटीज। आई कुड नॉट कंटिन्यू विद द लेक्चर्स एंड बीच बीच में फिर हम लोग ये दूसरे हिस्ट्री के रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल के रिलेटेड मैंने सेशंस लिए थे, तो उसमें भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। साथों साथ आई एम मोर इन्वॉल्व इनटू द प्लस साइड एज वेल, है ना, तो उसमें भी लेक्चर्स और ये सब रहते हैं। बट होपफुली हम लोग ये स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी को तो अभी कवर कर देंगे। ये चैप्टर अभी एक सेशन में कवर हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन तक आते आते। हमने पिछले क्लास में नेशनलिज्म का जो चैप्टर है उसको शुरू किया था। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि नेशन क्या है, नेशनलिज्म कैसे बना, नेशन की आइडियोलॉजी कैसे उभर के आई और यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म है उसका बेसिस कहां से बन के आया। ठीक है, तो ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप। हमने काफी सारा डिस्कस किया हुआ है ये सब मुद्दों के ऊपर, और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसका बेसिस कहां से उभर के आया, उसके पीछे क्या क्या आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है। खैर, आप में से जो स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस को देख के आ चुके हैं उनको यहाँ से कंटिन्यू करना है, पर जो स्टूडेंट आज ही यहाँ पे एनसीईआरटी को पढ़ने आया है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पिछले लेक्चर्स देखिए। थोड़ा बहुत मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मेरे कोर सब्जेक्ट्स है जहां पे मैं टीच करता हूं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ाता हूं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग खाली ऊपर की बातें करें, वी आर डूइंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। एंड मेनली मेरा यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी मेरा ज्यादातर जो लेक्चर्स होते हैं वो भी वहां पे रहेंगे, और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर भी आई ऑल्सो टीच। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर तो आई टीच ऑन द एनसीईआरटी, बट ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आई टेक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, जहां मेरे लाइव क्लासेस चलते हैं, डेली लेक्चर्स होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर अभी मेरा कंटेम्प्रेरी कोर्स चल रहा है। ये 80 आवर्स का कोर्स है। इसको हमने शुरू किया था 18 जनवरी, इसको हमने शुरू किया था दिसंबर के एंड में साहब, और अभी तो काफी सारा कवर कर दिया है, पर आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये कोर्सेज के अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपको 2021 के जो प्रीलिम्स को लेके काफी सारे लोगों को डाउट्स होता है कि सर आर्ट एंड कल्चर में से क्या करें, तो 2021-2022 के लिए प्रीलिम्स और मेंस को लेके भी मेरा एक दूसरा कोर्स भी चल रहा है। डेली 6:30 को ये क्लासेस होते हैं, और ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसके अंदर आर्किटेक्चर से लेके हर एक चीजों को मैंने बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर समझाया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हो हमारे। अदर देन दिस, अगर आप चाहते हो कि अनअकैडमी के ऊपर कैसे पढ़ाया जाता है उसको देखना है, तो आई सजेस्ट कि आप हमारे स्पेशल क्लासेस को देखिए। ये स्पेशल क्लासेस बेसिकली फ्री क्लासेस होते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है फर्स्ट टाइम, तो आप जरूर से ये कोड को यूज कर सकते हो, PN Live। PN Live इज द डिस्काउंट कोड, ऑल्सो आई वुड से अनलॉक कोड फॉर यू। तो आप जब कोई भी इनफैक्ट फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो और आपको डाउट हो रहा है कि सर तैयारी को कैसे करना है, तो जरूर से ये कोड को यूज कर सकते हो। और आप एक बार प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो आपको इतने सारे जो टॉपिक्स है वो मेरे द्वारा मिल जाएंगे। उसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी सारी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स को मैंने कवर कराया है यहाँ पे। इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन एक ही बार लेना है और जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब कवर हो जाएंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, और फिर आप सब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल है। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स और बेसिकली स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और वो सब मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको फायदा ये है कि यू विल गेट अ फैसिलिटी ऑफ पर्सनल कोच। आपको अनअकैडमी की तरफ से ही एक पर्सनल कोच की फैसिलिटी अलॉट की जाती है। ये पर्सनल कोच आपको तैयारी करने में बहुत मददरूप करेंगे। डिस्काउंट कोड को PN Live मत भूलिएगा, क्योंकि 1 ईयर की फीस 49,500, आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड इट विल कम बैक टू 44,550, है ना। उसी तौर के ऊपर 2 इयर्स की या 3 इयर्स की सब्सक्रिप्शन भी आप प्लान कर सकते हो आइकॉनिक में भी, पर डिस्काउंट कोड हमेशा आपको ये यूज करना है, PN Live, सो गेट 10% आपको ऑफ मिलेगा। इसके सिवाय जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। जीएस ऑप्शनल का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लोगे तो 70,000 में हो जाएगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है, PN Live, while taking this subscription, so you will get 10% ऑफ। अनअकैडमी आइकॉनिक की फीस बढ़ रही है 25 जनवरी से, कल से। जरूर से आप इसको प्लान करिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी रैंकिंग देखना चाहते हो, अपनी तैयारी कैसे हो रही है, तो आप फ्री क्विज की फैसिलिटी ले सकते हो अनअकैडमी की तरफ से। ये फ्री क्विज है जहां पे आपको लाइव रैंकिंग मिलती है, और ये लाइव रैंकिंग के आधार के ऊपर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी पानी में है और कितनी आप इफेक्टिवली कर पा रहे हो। आई सजेस्ट कि आप जरूर से इसको भी ज्वाइन करिए।
7 फरवरी को हमारा नेक्स्ट अनअकैडमी कॉम्बैट का फ्री क्विज है, जो बहुत सारे टीचर्स इसको पूरा ड्राफ्ट करते हैं और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। खैर, अदर देन दिस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 2021, 22 और 23 की बैचेस के लिए है। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैचेस अवेलेबल है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट 2021, 22, 23 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एक साल के लिए 2021 की जो फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स के लिए वो भी है, और 22 की या 23 की प्रिपरेशन के लिए भी आपको अभी यहाँ से ही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ एनसीईआरटी बेसिक्स की भी बैच अवेलेबल है, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर और बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में। तो आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया के यूरोप के ऊपर। और हमने पिछले क्लास के अंदर यूरोपियन नेशनलिज्म के टॉपिक्स को काफी डिस्क्राइब किया था बहुत ही डेप्थ के अंदर, जहां मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि नेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है। हमने आपको यह भी बताने की कोशिश की थी कि ये जो नेशनलिज्म नाम की विचारधारा है ये कहां से आती है। तो लेट अस गो एंड रिवाइज दैट टॉपिक और थोड़ा बहुत आगे चलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो मैंने आपको नेशनलिज्म की जो फाउंडेशन है वो 1789 से पढ़ाने की शुरुआत की थी, क्योंकि 1789 के अंदर एक घटना होगी जो विश्व के इतिहास को पूरी तरह से बदल देती है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमने पिछले क्लास के अंदर आपको ये बताया था कि जो फ्रांस की क्रांति है, ये फ्रांस की क्रांति पूरी तरह से दुनिया को हिलाने का काम करेगी साहब, है ना। तो वी हैड डिस्कस व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किस तरह से उसके अंदर पूरा का पूरा एक इशू क्रिएट होता है साहब। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि 1799 तक आते आते यूरोप के अंदर नेपोलियन नाम का जो राजा है फ्रांस के अंदर उभर के आया, और नेपोलियन ने पूरी तरह से सिस्टम को हाईजैक कर दिया, राष्ट्रवाद की विचारधारा और मजबूत की। यही नेपोलियन 1799 से 1815 तक यूरोप के अंदर तरखाट मचाएगा, और 1815 तक आते आते हमको क्या देखने को मिल रहा है, बाय द ईयर 1815 बीसी के वियना नाम की जगह जो थी वहां पे एक सिस्टम बनती है, या इसी को ही वियना कांग्रेस कहते हैं। वियना कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसे हम लोग एंटी नेशनल के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि बेसिकली यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नाम की विचारधारा है वो पॉपुलराइज हो। खैर, उसके सामने भी आगे कुछ होता नहीं है। 1830 तक आते आते हमको पता चलता है कि आपके यहाँ पे यूरोप के अंदर, और खास करके फ्रांस की बात करेंगे तो हमको रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन देखने को मिलेगा साहब। 1830 के अंदर, जुलाई के अंदर सबसे पहले इनफैक्ट क्रांति देखने को मिली, दैट इज नोन एज द जुलाई रिवॉल्यूशन। और इसके बाद हमने देखा था कि नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। ये नेशन स्टेट्स के अंदर जब समझने की कोशिश करेंगे तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर नेशन स्टेट्स बन के आए हैं, इसके अंदर हम लोग जरूर से बेसिकली बेल्जियम को ध्यान में रख सकते हैं, और बेल्जियम के साथ साथ मैंने आपको बताया था ग्रीस नाम का कंट्री भी इसी के बाद उभर के आएगा। समय धीरे धीरे आगे चलता है, 1848 तक पीरियड आया। 1848 के अंदर फरवरी महीने में फिर से रिवॉल्यूशन हुआ, दैट इज नोन एज फरवरी 1848 रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन के दौरान हमने ये समझने की कोशिश की थी कि एक रोल ऑफ लिबरल्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि उदारवादी ताकतें जो थी वो राष्ट्रवाद को और मजबूत कराने के लिए काम कर रहे थे साहब, ठीक है। सो इन द प्रीवियस सेशन अगर आपको याद होगा तो मैंने लिबरल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, उनका अपना कंट्रीब्यूशन कैसा था नेशन बिल्डिंग के अंदर साहब, ठीक है। 1848 के रिवॉल्यूशन के अंदर हमने ये देखने की कोशिश की थी कि जर्मनी के अंदर एक बहुत ही फेल्ड रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह जो थी वहां पे पार्लियामेंट की शुरुआत तो होगी बट आगे नहीं चल पाएगा। तो ऑल दिस पॉइंट्स लीड टू अ कंडीशन जहां यूरोपियन नेशनलिज्म और स्ट्रांग हो रहा है। खैर, जर्मनी 1848 के रिवॉल्यूशन में सक्सेसफुल नहीं पाया, पर 1871 तक आते आते हमने आपको यह बताया था कि किस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म होता है, और 1871 के अंदर ही जर्मनी नाम का जो कंट्री है एक फाउंडेशन के रूप में बन के आएगा साहब, ठीक है ना। ये जर्मन यूनिफिकेशन की खासियत ये थी कि ये स्टेट पावर के अंदर कंट्रोल में होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि पहली बार दुनिया के इतिहास के अंदर एक राज्य ने टॉप डाउन अप्रोच में यूनिफिकेशन किया था, क्योंकि जर्मनी का यूनिफिकेशन एक राज्य के अस्तित्व के कारण हुआ जिसका नाम था प्रशिया। और प्रशिया के अंदर उस टाइम पे जो तत्कालीन लीडर थे जिसका नाम था बिस्मार्क, ये बिस्मार्क प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जर्मन यूनिफिकेशन। तो आप में से जो स्टूडेंट इनफैक्ट पिछले क्लासेस के अंदर हमारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे, उनको मैंने ये बिस्मार्क और ये सब पॉइंट्स के ऊपर काफी डिस्कस कराया हुआ है, उनको समझाया हुआ है कि क्या क्या चीजें इनफैक्ट आपके यहाँ पे ये जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस चल रहा है जर्मनी का, और बाकी सारे जो कंडीशंस है वो क्या बनती है साहब, ठीक है। अब वहां से थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे, लेट अस गो फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू सी कि अब इटली नाम का जो कंट्री है वो कैसे बनता है, क्योंकि नेशन और नेशनलिज्म के अंदर
सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट यही होता है कि भाई कंट्री का निर्माण कैसे किया, किसने किया, किस हिसाब से किया, और कंट्री के निर्माण के अंदर किन किन फोर्सेस ने अपना रोल प्ले किया साहब। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए कि इटली जो है, ये इटली का यूनिफिकेशन कैसे होगा, उसको आज के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन इन प्रेजेंट क्लास, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इटालियन यूनिफिकेशन कैसे हुआ और इसके कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। जब चलिए वापिस चले जाते हैं हम लोग फैक्टर्स के ऊपर। अब देखिए कि जैसे मैं आपको इंडिया की बात करता हूं कि इंडिया एक नेशन के रूप में उभर के आया, उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण क्या था, व्हाट वाज द फंडामेंटल रीजन, है ना। तो इंडिया एक नेशन के रूप में उभर के आया, उसके पीछे का फंडामेंटल रीजन था कि हमारे बीच में कल्चरल हिस्ट्री काफी सारी सिमिलर थी, और हम लोग कल्चरली कहते हैं कि हम लोग एक है। हमारा इतिहास भी एक ही था, क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर, एंशिएंट पीरियड के अंदर जब हम लोग अशोक जैसे राजाओं का उल्लेख करेंगे तो पता चलता है कि ये भी भाई हम लोग एक ही हुआ करते थे, बड़ा सा साम्राज्य था जहां सब लोग मिल बांट के रहा करते थे, डिफरेंसेस होने के बावजूद भी साहब। ठीक है, इटली के अंदर भी यही था कि इटली एक ऐसा प्रदेश था जिसे आइलैंड के रूप में पहचानते हैं साहब। ठीक है, एक्चुअली इटली के लिए एक ज्योग्राफिकल कैटेगरी है जहां बोला गया है कि आल्प से लेके मेडिटेरेनियन सी के बीच वाला जो प्रदेश है, कौन सी, आल्प से लेके मेडिटेरेनियन सी वाला जो विस्तार है, उसी को ही इटली के रूप में पहचानते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि इटली वाज मोर ऑफ अ ज्योग्राफिकल फिनोमेना। ये इटली को ज्योग्राफिकल फिनोमेना वाला जो कहने वाला बंदा था, उसका नाम था मेटरनिक। और अगर आपको याद होगा तो मेटरनिक वाज द वन जो इटली को कभी भी एक होना नहीं चाहता था। ये मेटरनिक कौन था, तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि जब ऑस्ट्रिया के शासक के रूप में उसने अपना दबदबा जमाया, तो उसी ने ही वियना कांग्रेस के द्वारा पूरी की पूरी जो एंटी नेशनल फोर्सेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया था। तो इटली एक टापू था, इटली को टापू के रूप में यूनिफाई करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इटली के ऊपर फॉरेनर्स रूल किया करते थे, और इसी के कारण इटालियन यूनिफिकेशन का एक बहुत ही जटिल मुद्दा यूरोपियन नेशनलिज्म को बहुत ही पूरी तरह से, इनफैक्ट हम लोग कहेंगे कि हर्ट भी करेगा, साथों साथ यूरोपियन नेशनलिज्म के जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट के ऊपर उभर के आएगा। अब लेट अस गो टू द आइडिया ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इटली का यूनिफिकेशन क्यों जरूरी था और इटली के अंदर क्या परिस्थिति हुई थी जिसके कारण नेशनलिज्म होने की शुरुआत होती है। अब चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, लेट अस गो इनसाइड दिस होल कंडीशंस। अगर आप ये मैप देख रहे हो, इफ यू कैन सी दिस मैप, है ना, ये मैप एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है बाय द वे। ठीक है, ये मैप को कराने का इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट आई एम सपोज टू शो यू दिस मैप, है ना। मुझे आपको ये मैप दिखाना है क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इटली की कंडीशन क्या हुआ करती थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इटली। अगर आप इटली के अंदर देखोगे तो कंडीशन किस तरह से उभर के आ रही है। जैसे ये वाला रीजन है, दिस इज द रीजन, ये सेवोई करके आपको एक स्टेट दिख रहा होगा, यहाँ पे लोम्बार्डी दिख रहा है, वेनेशिया दिख रहा है, परमा है, मोडेना है, टस्कनी है। नीचे देखोगे तो आपको पपाल स्टेट्स दिखेंगे, पेपल स्टेट्स के रूप में पहचानते हैं। उसके नीचे देखोगे तो आपको सिसिली करके एक किंगडम दिखेगा, ठीक है, नेपल्स एंड सिसिली के रूप में पहचानते हैं। घुमा फिरा के हमको 3-4 चीजें पता चल रही है। पहली चीज हमको यहाँ पे दिख रही है कि ये जो सेवोई है और सर्डेनिया करके जो स्टेट है, यहाँ पे इटली के लोकल किंग्स, या मैं कहूंगा कि लोकल डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसे हाउस ऑफ सेवोई के रूप में पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? हाउस ऑफ सेवोई साहब। ठीक है, इटली के अंदर राष्ट्रवाद आया, उसके पीछे का कारण यही है कि इटली के ऊपर जो राजा लोग थे वो सब बाहर के थे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लोम्बार्डी और वेनिस की कहानी ये चलती है कि ये दोनों के दोनों जो रीजन है, इट वॉज कंट्रोल बाय द ऑस्ट्रियंस। तो ऑस्ट्रिया के जो शासक थे वो लोग ने बेसिकली इसको कंट्रोल करके रखा था। उसी तौर के ऊपर पडमा, मोडना एंड टस्कनी, अगर आपको पता होगा टस्कन लैंग्वेज से ही आपकी इटालियन लैंग्वेज का नाता जुड़ा हुआ है साहब, ठीक है ना। तो इटालियंस को लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई विदेशी आदमी शासन कर रहा है, ये कब तक चलेगा साहब, ठीक है। उसी तौर के ऊपर ये जो पपाल स्टेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पोप का दबदबा दिखेगा। वही पोप जो मेनली आपको याद होगा या आज की तारीख में भी पता होगा कि वेटिकन के अंदर बैठते हैं साहब, ठीक है। सो पोप वाज क्वाइट अ पावरफुल आइडेंटिटी इन द सेंट्रल इटली। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिसिली करके एक स्टेट दिखता है, सिसिली एंड नेपल्स कहते हैं उसको। ये सिसिली नेपल्स वाला जो विस्तार है जहां पे फ्रेंच का दबदबा था। तो फ्रांस ने जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, ये बर्बन डायनेस्टी के ही फैमिली मेंबर्स और भी लोग थे, इन लोग ने बेसिकली इटली को कैप्चर करके रखा था। सारी भाषा में एक कॉमन इटालियन को ऐसा फीलिंग हो रहा था कि हमारा क्या, व्हाट फॉर अस साहब, ठीक है। अब इटली का हिस्ट्री क्या है, व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ इटली, तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के अंदर लेके जाना चाहूंगा। और इटालियन हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो इटालियन हिस्ट्री में क्या क्या एडवांसमेंट हुए साहब, ठीक है।
तो इटली को जब सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1790s के पीरियड में, तो 1790 के दशक के अंदर इटली के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि राष्ट्रवाद आने के पीछे एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, वो है नेपोलियन ने। अब मैं क्यों बता रहा हूं नेपोलियन का रोल प्ले, क्योंकि ये नेपोलियन था जिसने 1796 के दशक में, समवेयर इन द पीरियड ऑफ 1796, उसने इटली को कॉन्कर किया था साहब, ठीक है ना। तो ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, क्योंकि ही कॉन्कर्ड इटली। अब नेपोलियन ने जब इटली को कॉन्कर किया, जो फ्रांस का शासक के रूप में उभर के आया, ये नेपोलियन इटली को यूनिफाई करने का प्रोसेस को शुरू करेगा। सो वी सी कि सबसे पहला स्टेप लिया जाता है जिसे हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस फॉर यूनिफिकेशन। अब इटली का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जब उसने इटली को कॉन्कर किया तो वहां पे जो स्मॉल किंगडम्स हुआ करते थे, जो छोटे राज्य हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं नेपोलियन ने अलुप्त कर दिया और उन सबको पॉलिटिकल यूनिफाई करने की कोशिश की। और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कैसे किया कि ये जो भी छोटे राज्य थे, इनके ऊपर नेपोलियन ने क्या कर दिया साहब, अपने एक फैमिली मेंबर को राजा बना दिया साहब, ठीक है ना। तो नेपोलियन वॉज वेरी स्मार्ट, उसने क्या कर दिया, अपने फैमिली मेंबर, उसका एक भाई था साहब, उसके ब्रदर को इटली के ऊपर पूरा का पूरा शासक बना दिया और कहा कि देखिए अब इटली के लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। अब देखो नेपोलियन के जो रिफॉर्म्स थे, वो रिफॉर्म्स के कारण इटली धीरे 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 पॉलिटिकली यूनाइटेड होने की शुरुआत करेगा साहब, ठीक है। और इटली के अंदर काफी सारा यूनिफिकेशन होने की शक्यता हो सकती थी अगर नेपोलियन वहां पे लंबा टिक जाता। अब क्या हो रहा है कि नेपोलियन ने जब अपने ब्रदर को इटली में राजा के रूप में बिठाया, उसके बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा किया, तो वहां का जो कॉमन मैन था, क्या आपको लगता है कि वहां के कॉमन मैन को इसको पसंद आएगा? डू यू थिंक दैट द कॉमन मैन इन इटली विल लाइक कि नेपोलियन जैसा इंसान अपने ब्रदर को राजा बना के बैठा है साहब? और वो जो इनफैक्ट नेपोलियन है, उसने इटली के अंदर इंटरनल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, वहां के स्थानिक विस्तारों के अंदर वहां की जो पब्लिक थी उसके मूवमेंट्स को कब्ज करने की कोशिश की और उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो राइट्स मिलने चाहिए वो भी ना देने की बात की है। तो क्या हो रहा है कि इटली के अंदर जो सबसे पहला फेज था, जहां नेपोलियन ने इटली को कॉन्कर किया, उसके बाद इटालियंस जो है वो काफी सारे इकट्ठे हो गए। तो कॉमन मैन की फीलिंग में ये हो रहा था, उनको हर्ट कर रहा था, उनको बुरा लग रहा था, उनको लग रहा था कि हमारी बेइज्जती की जाती है। क्या की जा रही है? हमारी बेइज्जती की जाती है। आपने आजकल एक मीम देखा होगा, बोले गजब बेइज्जती है साहब, ठीक है। तो इटालियंस को भी लग रहा था कि हमारी गजब बेइज्जती हो रही है। व्हाई? सम फॉरेन पर्सन इज कमिंग एंड रूलिंग ओवर अस एंड ही इज ट्राइंग टू इंपोज द रूल्स एंड द लॉज एंड द रेगुलेशंस व्हिच आर नॉट बेसिकली आई वुड से इंडिजिनस फॉर द इटालियन पीपल। सो इटली के अंदर ये पहली शुरुआत थी जहां काफी सारे इश्यूज होने की शुरुआत होगी और इटालियंस इसके काफी अगेंस्ट में इनिशियली पड़ते हैं साहब, ठीक है। तो कॉमन मैन हर्ट हो रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने रिएक्ट करने की भी कोशिश की और कहा कि ये नेपोलियन ने जो दादागिरी की है साहब, इस तरह से अपने ब्रदर को यहाँ पे बिठाया, वो नहीं चलेगा। इसके कारण हमको पहली बार देखने को मिला कि एक इटालियन नेशनलिज्म और इटालियन आइडेंटिटी का प्रश्न उभर के आ रहा है साहब, ठीक है ना। अब देखो नेपोलियन ने इटली को यूनिफाई किया, नेपोलियन ने इटली को पूरी तरह से एक लाने की कोशिश की। उसके पीछे का नेपोलियन का एजेंडा एक ही था कि ही वांटेड टू बी अ लार्ज एम्पायर साहब, ठीक है। नेपोलियन का एक मानना था कि भाई मैं तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता हूं, इसके लिए फ्रांस से लेके पूरा का पूरा जो यूरोप है वहां पे नेपोलियन का दबदबा होना चाहिए। वो चाहे बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, जर्मनी वाले रीजन हो गए, सब जगह हो गया, ठीक है। तो पर आखिर में इटालियंस को एक आइडेंटिटी मिलने शुरुआत होगी। अब नेपोलियन अगर लंबा टिक जाता तो इटालियंस कुछ रिवोल्ट प्लान भी कर पाते, पर होता है उससे उल्टा। नेपोलियन के बारे में अगर आपको याद होगा, हम लोग बात कर रहे थे नेपोलियन के बारे में, तो मैं आपको बता रहा था कि नेपोलियन के बारे में अगर आपको याद होगा, इफ यू आर एबल टू रिकॉल अबाउट नेपोलियन, तो मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन 1815 में फाइनली हार जाता है। कहां पे हारता है? वाटरलू नाम की जगह के अंदर। अब देखिए क्या होता है इन द वाटरलू, इन द बैटल ऑफ वाटरलू, जब नेपोलियन हारेगा 1815 के अंदर, क्या हुआ साहब, जब वाटरलू के अंदर नेपोलियन हार गया तो उसके बाद पूरी की पूरी इश्यू क्लियर हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि 1815 के अंदर ही वियना सिस्टम की शुरुआत होगी या वियना कांग्रेस की शुरुआत होगी। और वियना कांग्रेस ने क्या किया कि इटली को फिर से डिवाइड कर दिया। व्हाट दे डिड द डिवीजन ऑफ इटली। और कैसा डिवीजन किया? जो पहले से एग्जिस्ट किया करता था ना वैसे, मतलब जो आपके ऑस्ट्रिया के राजा थे उन्होंने कुछ कुछ विस्तार ले लिए, फ्रांस ने फिर से कुछ कुछ विस्तार ले लिए, फ्रांस के अंदर जो पुरानी मोनार्की थी बॉर्बन डायनेस्टी उसने ले लिए,
पोप जो थे, पोप को कुछ कुछ स्टेट्स दे दिए साहब, है ना। तो इन सब कंडीशन में हमको पता चलता है कि इटली को एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर फिर से डिवाइड किया जाता है। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू अ ज्योग्राफिकल एरिया वंस अगेन बाय द वियना कांग्रेस। अब देखो इसी के बाद क्या होगा कि 1815 के बाद जो इटालियन नेशनलिज्म है वो और मजबूत होगी साहब, है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी द इटालियन नेशनलिज्म गेटिंग स्ट्रॉन्ग। ये जो इटालियन नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग हो रही है इसके कारण कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई, और यही घटनाओं के कारण क्या होता है, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली विल टेक प्लेस। समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, इटली का जो एकीकरण का जो मुद्दा है वो ऐसा रातों रात नहीं हुआ साहब, उसके लिए काफी टाइम लगता है। और वो टाइम लगने के पीछे सबसे पहले नेपोलियन के बाद वियना कांग्रेस, और वियना कांग्रेस के बाद 1815 से ऑनवर्ड से अगर आप पकड़ के चलिएगा तो 1871 तक हमको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा इटली का यूनिफिकेशन हुआ है। ये इटली के यूनिफिकेशन में बहुत सारे लीडर्स ने अपना रोल प्ले किया है। ये इटली के यूनिफिकेशन के अंदर हमको बहुत बड़ी एक कैटलिस्ट के रूप में कोई एक स्टेट दिखेगा। वहां पे भी जो स्टेट पावर हमको मिलता है वो स्टेट पावर को हम लोग सर्डेनिया के रूप में पहचानते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास के अंदर जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि जर्मनी का एकीकरण करने के पीछे बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल प्ले है। उसी तौर के ऊपर इटली के यूनिफिकेशन के अंदर हमको एक बहुत प्रोमिनेंट फोर्स जो दिखेगी वो है सर्डेनिया। और सर्डेनिया के अंदर के जो उस टाइम पे पीएम हुआ करते थे वो प्राइम मिनिस्टर का नाम था काउंट केवर। ये काउंट केवर ने मिलकर बेसिकली इटाली का यूनिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। साथों साथ इटली के यूनिफिकेशन के अंदर हमको क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा रोल प्ले दिखता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशनरीज। और ये जो क्रांतिकारी थे इसमें आपको दो लोगों का लीडरशिप दिखेगा, एक तो थे गैरीबॉल्डी और गैरीबॉल्डी के साथ साथ दूसरे हमको मिलेंगे मजीनी। इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर जो स्टेट पावर, रिवॉल्यूशनरीज और साथों साथ मैंने आपको बताया कि जो इमोशंस है पब्लिक के वो सब भी बहुत काम में आए। और इटली के यूनिफिकेशन में भी हमको पता चलता है कि युद्ध होती है, बैटल्स होगी, बहुत सारी लड़ाइयां करनी पड़ती है, तब जाके इटालियन यूनिफिकेशन कंक्लूड होगा बाय द ईयर 1871। 1871 आके आते फाइनली इटली का यूनिफिकेशन कंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इटालियन यूनिफिकेशन के पीछे। और ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था उसमें आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इटालियन यूनिफिकेशन कैसे हुआ और इटालियन यूनिफिकेशन के पीछे कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे, इन सब का क्या क्या ओपिनियन था, क्यों इटालियन यूनिफिकेशन में लोग अपने हिसाब से पार्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस सी कि एनसीईआरटी क्या कहती है इसके ऊपर। अब पहली लाइन एनसीईआरटी की क्या कह रही है? पहली लाइन कह रही है कि लाइक जर्मनी इटली हैड आल्सो हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। मैंने आपको बताया कि इटली जो है बहुत ही छोटा सा एक प्रदेश के रूप में पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे छोटे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गए थे। ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के कारण ही हम लोग ये कह सकते हैं कि इटली एक प्रदेश के रूप में था, बट वहां पे छोटे मोटे रजवाड़े और किंगडम्स उसको काफी सारा चला रहे थे साहब। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें चल रही है इटली के ऊपर, किस किस का सबसे बड़ा दबदबा था। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोई दबदबा था वो था हैब्सबर्ग एम्पायर का। अगर आप देख रहे हो एनसीईआरटी के अंदर भी ये शब्द यूज किया गया, हैब्सबर्ग एम्पायर। अब ये कौन सा हैब्सबर्ग एम्पायर? हैब्सबर्ग एम्पायर का मतलब अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया साहब। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी आज की तारीख में तो यूरोप के अंदर आपको दोनों के दोनों अलग अलग एम्पायर्स के रूप में या कंट्री के रूप में दिखेंगे, पर पहला ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक ही साम्राज्य का भाग था और इसी को ही हैब्सबर्ग एम्पायर के रूप में पहचानते थे साहब। ठीक है ना, तो इंसब्रक करके जगह मिलेगी आपको ऑस्ट्रिया के अंदर, वहां पे ये हैब्सबर्ग एम्पायर के राजा लोग बैठा भी करते थे। ठीक है, सो व्हाट डू वी सी कि इटली के ऊपर सबसे ज्यादा दबदबा था वो था हैब्सबर्ग एम्पायर का। तो ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर के जो रजवाड़े थे, वहां के जो किंग्स थे, वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस के रूप में हम लोग जिसको पहचानते हैं, इन सब ने इसके ऊपर पूरी तरह से अपना प्रेशर दबा के रखा था, पूरी तरह से उसके ऊपर है ना प्रभाव बना के रखा था साहब। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। जब हम लोग इटली को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चल रहा है कि इटली के अंदर ज्यादातर कोई लोकल लोगों का पावर नहीं हुआ करता था साहब। ठीक है, आउट ऑफ दी 7 स्टेट्स उस टाइम पे इटली के अंदर जो डिवीजन होता है 19th सेंचुरी के अंदर, मैंने आपको बताया 1815 के आसपास का पीरियड था, उसमें सर्डेनिया पीडमोंट करके एक राज्य मिलेगा जो खाली और खाली इटालियंस के द्वारा रूल किया जा रहा था। मैंने अभी आपको बताया सर्डेनिया पीडमोंट मतलब कौन सा, ये वाला साहब। ठीक है ना,
तो ये जो हाउस ऑफ सेवॉय है, यहाँ पे लिखा भी है हाउस ऑफ सेवॉय, दैट वाज ओनली कंट्रोल्ड बाय द इटालियंस, द रेस्ट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर्स, मतलब बाहर के लोग इटली के ऊपर राज कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये जो इटली का उत्तर वाला जो विस्तार है, कौन सा, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मॉडर्न, टस्कनी, वो इनडायरेक्टली ऑस्ट्रियंस के कंट्रोल में था। ये वही वेनिस है जहां पे आजकल आपने देखा होगा कि ये बोट चलती है ना, अंदर आपने देखा होगा ये कैनॉल्स के अंदर आपकी बोट चलती है, लोग घूमने के लिए जाया करते हैं। इज द सेम वेनिस बाय द वे, ठीक है। तो इटली में एक तो पहला तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि जहां फॉरेनर्स रूल कर रहे थे वहां के स्थानिक लोगों के ऊपर, साउदर्न रीजन्स जो थे वो बेसिकली अब देखोगे तो बर्बन डायनेस्टी के कंट्रोल में थे। ये बर्बन डायनेस्टी ओरिजिनली स्पेन और फ्रांस के कंट्रोल में हुआ करती थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंच और स्पेनिश ऑक्यूपेशन के बारे में बताने की कोशिश की है साहब, ठीक है। तो ये जो सिसिली वाला विस्तार है, दिस वाज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्पेनिश एंड द फ्रेंच फैमिली साहब, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि इटली के अंदर एक तो फॉरेनर्स बहुत रूल कर रहे हैं। फॉरेन रूल का मतलब ये है कि वहां पे स्थानिक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है, स्थानिक डायनेस्टी के हाथ में सत्ता नहीं है, एक्सेप्ट ओनली वन स्टेट, दैट इज सर्डेनिया पिडमॉन्ट। मतलब दिस इज सिमिलर टू जर्मनी ओनली। जर्मनी के अंदर भी हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी कि जब जर्मनी का फाउंडेशन बन रहा था तब बिस्मार्क ने यही चीज लोगों को जताने की कोशिश की कि देखो भाई, हमारा राज्य हमारे हाथ में रहना चाहिए, ना कि कोई बाहर वाला आके कंट्रोल कर पाए साहब, ठीक है। तो यहां वही चीज मिल रही है। इवन इन दिस एरिया वी फाइंड द सेम काइंड ऑफ कंडीशंस, जहां सम फॉरेनर्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी, सम फॉरेनर्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल द कल्चर ऑफ इटली, मतलब इटली का जो स्थानिक कल्चर है वो भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं साहब, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हमको मिल रही है। दूसरा पॉइंट हमको ये भी पता चल रहा है कि इटली के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज भी नहीं उभर के आ रही थी, क्योंकि इटली एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया था जहां बहुत सारे रीजनल वेरिएशन थे। रीजनल वेरिएशन समझ में आते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे इंडिया के अंदर भी हम लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा भी अगर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में देखेंगे तो उसके भी कितने सारे वेरिएशन हैं। हिंदी भाषा यूपी में कुछ अलग तरह से बोली जाती है, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों में, हरियाणा में कुछ अलग तरह से बोली जाती है, बिहार में अलग तरह से बोली जाती है। तो वैसी कंडीशन इटली में भी थी कि देयर वाज नॉट वन बेस फॉर लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। बट इनके अंदर एक कल्चरल पास्ट था। ये कल्चरल पास्ट कौन सा था इटली के अंदर, तो अगर आपको पता होगा तो इनका कल्चरल पास्ट इनको कह रहा है कि हमको एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इटली का कल्चरल पास्ट एक घटना के साथ जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग यूरोप की हिस्ट्री में सबसे प्रोमिनेंट मानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रेनेसेंस। अगर आपको पता होगा, रेनेसॉ या रेनेसेंस के रूप में कहा गया है और वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत ही फंडामेंटली इंपैक्ट किया है कोई घटना ने, तो वो यही थी साहब, रेनेसॉ। और रेनेसॉ के द्वारा हमको ये चीज समझ में आ रही है कि एक ऐसी कंडीशंस उभर के आई, एक ऐसी कंडीशंस इनफैक्ट डेवलप हो रही है जहां कल्चरल रिवाइवलिज्म चल रहा है पूरे यूरोप में। एंड रेनेसॉ का जो बेस था वो था इटली। तो इटली के लोगों को लग रहा था कि यार भले हमारा बहुत सारा सिमिलरिटी यहाँ नहीं हो, पर हम लोग को एक होना चाहिए। अब एक होने के पीछे का कारण आप देखिएगा तो उसमें एक लीडर मिलेंगे जिसका नाम है मजीनी। अब देखो मजीनी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हु वाज मजीनी एंड हाउ मजीनी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इटालियन यूनिफिकेशन। तो एक्चुअली क्या है कि मजीनी जो थे वो क्रांतिकारी थे, ही वाज अ रिवॉल्यूशनरी साहब, ठीक है ना। और मजीनी को जब हम लोग रिवॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं तो इनको याद रखा जाता है कि ये भाई साहब ने 1830 के अंदर इटालियन यूनिफिकेशन का प्रयत्न किया था। ही ट्राइड फर्स्ट ऑफ ऑल टू यूनाइट इटली इन द 1830। अगर आपको पिछले क्लासेस याद होंगे, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस, तो मैंने आपको जो टाइमलाइन पढ़ाई थी उसमें 1830 के रिवॉल्यूशन को भी पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा तो 1830 के अंदर जो घटनाएं बनती है व्हेन द 1830 रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो बेल्जियम और ग्रीस नाम के कंट्री उस टाइम पे उभर के आ गए। एक्चुअली उस टाइम के अंदर वहां मजीनी साहब जो है, वो मजीनी ने भी इनफैक्ट इटली के अंदर रिवॉल्ट करने की कोशिश की थी। और मजीनी ट्राइड टू रिवॉल्ट इन इटली एंड मजीनी ट्राइड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्योंकि ये जो भाई साहब थे, इनका मानना था कि क्रांति के द्वारा ही हमको सत्ता मिलनी चाहिए साहब। अगर हमने क्रांति नहीं की तो हमको सत्ता नहीं मिलेगी साहब, ठीक है। तो मजीनी के द्वारा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम है यंग इटली। और साथों साथ वो तो पूरे यूरोप में क्रांति करने की प्लान कर रहा था। इसके लिए उसने यंग यूरोप करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उसका मानना था कि जहां जहां मोनार्की के फोर्सेस रूल कर रहे हैं, जहां जहां मोनार्की के फोर्सेस रूल कर रहे हैं, उनको हटा के, राजा को हटा के बेसिकली प्रजा के हाथ में सत्ता दे देनी चाहिए। द पावर शुड बी गिवन टू द पीपल एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन। ये जो मजीनी है, ये मजीनी ने बहुत बड़ी क्रांति लाने की कोशिश की थी साहब, ठीक है ना। तो मजीनी ने 1830 के समय पे ही
एक इटालियन यूनिफिकेशन का जो आइडिया है वो पेश करने की शुरुआत की। वो चाहता था कि इटली एक कंट्री के रूप में बने, वो चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। अब आप याद करिए कि भाई देखिए कि यूरोप के अंदर 1830 की क्रांति की इंपैक्ट क्या रही है और 1848 की क्रांति क्या रही है। तो ये दोनों की दोनों क्रांति के अंदर आपके रिवॉल्यूशनरीज का भी उतना ही बड़ा रोल प्ले है, क्योंकि क्रांतिकारी लोग का मानना था कि ये जो लिबरल्स है, ये जो उदारवादी ताकतें हैं, ये कभी भी देश को आजाद नहीं करवा पाएगी। अगर आजादी चाहिए तो बंदूक के नाल के ऊपर चाहिए, द पावर शुड फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, है ना। तो सत्ता जो मिलेगी हमको, अगर हम लोग को राजा को हराना है, जो ओल्ड ऑर्डर के लोगों को है उनको हटाना है, तो क्रांति करनी पड़ेगी साहब, है ना। तो ये क्रांति के अंदर बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, मजीनी उसी में से ही था। अब यूरोप की कंडीशंस क्या हो रही है, इटली की कंडीशंस क्या हो रही है, आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया कि इटली के अंदर सबसे पहले जो स्टेट पावर के रूप में अध्यक्षता होगी, पर स्टेट पावर तो काफी बाद में आएगा। पहला जो प्रयत्न है ये मजीनी और दूसरे गैरीबॉल्डी जैसे लीडर्स के साथ मिलेगा साहब, ठीक है। अब मजीनी की कहानी क्या है साहब, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। मजीनी के बारे में एनसीईआरटी के अंदर भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी मैं जाऊंगा। साथों साथ मजीनी के बारे में उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब लेट अस गो बैक इन द प्रीवियस सेशंस जो मैंने आपको पढ़ाए थे, और मजीनी ने क्या क्या बताया था उसके ऊपर चले जाते हैं। पहले मजीनी कौन था और मजीनी का बेसिकली जो आइडिया था वो किस तरह से चलता है, उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। लेट मी कम बैक। हमने पिछले क्लास के अंदर ये मजीनी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की थी कि मजीनी क्या करने की कोशिश कर रहा है और मजीनी बेसिकली 1830 के दौरान किस किस प्रकार की घटनाओं को जन्म देगा साहब, ठीक है ना। तो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको ये मजीनी के बारे में बताया था। अब याद करिए मजीनी कौन था साहब। पिछला सेशन अगर आपने याद किया होगा तो मजीनी ने बेसिकली 1830 के दौरान ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे। एक का नाम था यंग यूरोप, दूसरे का नाम था यंग इटली। ये दोनों के दोनों याद रखेगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ मजीनी इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, एंड बेसिकली मजीनी का पूरा आइडिया कहां पे चलता रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत चीजें याद होगा तो मजीनी वाज वन सच पर्सन जो 1815 के बाद जो वियना कांग्रेस है उसको रिट्राई या उसको हटाने की कोशिश में लगा हुआ था। ये वही मजीनी था बेसिकली जो उस टाइम पे इटालियन यूनिफिकेशन के लिए काम कर रहा है। मजीनी का जन्म जिनोवा के अंदर हुआ था। अगर आप देखोगे तो जिनोवा कहां पे आया है, वो आपके नॉर्दर्न इटली वाले रीजन के अंदर आएगा। और बेसिकली मजीनी ने उस टाइम पे सबसे पहले कार्बोनेरी संस्था नाम की जो संस्था थी उसके साथ अपना जुड़ाव रख दिया। अब देखो कार्बोनरी क्या है, व्हाट इज कार्बोनरी, पहले वो समझा देता हूं, फिर उसके बाद मजीनी के ऊपर आगे जाऊंगा, इटालियन यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए कार्बोनरी बेसिकली वाज अ बॉडी, और आई वुड से इट वाज एन इंस्टीट्यूशन which was established by the coal workers of Italy। एक्चुअली इटली के अंदर अगर आपको पता होगा तो कोयला काफी बड़ी मात्रा में मिलता है। इनफैक्ट आज की तारीख में भी आप देखोगे लाइमस्टोन और ये सब काफी सारा माइनिंग होता है। मार्बल भी काफी अच्छा है, इटालियन मार्बल आपने देखा होगा। ये इटालियन मार्बल के पीछे दुनिया आज भी पागल है, कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं कि नहीं करते दोस्त, है ना। तो इटली में भी यही कंडीशन है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन इटली इज दैट ये जो कोल वर्कर्स है, ये कोल वर्कर्स की बॉडी थी जिसका नाम था कार्बोनरी। तो मजीनी जो है, ये मजीनी सबसे पहले कार्बोनरी के साथ जुड़ेगा। ये कार्बोनरी लोगों ने एक बार रिवोल्ट भी प्लान किया था, पर इनके रिवोल्ट का सुरसुरिया निकल जाता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप हमारे सामने मत पड़ो वरना काट दिए जाओगे साहब। खैर जो भी कंडीशन है, ये मजीनी उस टाइम पे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मजीनी 1830 के रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। कौन सी क्रांति में? 1830 की क्रांति में। मैंने आपको बताया जो जुलाई महीने के अंदर होती है। अब 1830 का जो रिवॉल्यूशन होता है, वो रिवॉल्यूशन में इसको फायदा नहीं मिला, ही गॉट कॉट बाय द गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद ये भाग जाएगा साहब, ठीक है। ये भागेगा ना मजीनी जब, उसके बाद ही विल बी एस्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज यंग इटली, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने यंग यूरोप नाम की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की साहब, ठीक है। अब देखिए ये मजनी की आइडियोलॉजी के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी क्या कहती है आप देखोगे तो हमको पता चलता है कि मजीनी का मानना था कि गॉड ने बेसिकली नेशंस बनाए हैं। ये कंट्री का जो स्थापना है ये कोई राजा ने नहीं, बेसिकली भगवान ने ही बोला है, और इसी के कारण इटली को भी एक नेशन के रूप में बनना चाहिए। इटली कैन नॉट बी अ पैचवर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इटली छोटे छोटे राज्यों का समूह नहीं होना चाहिए। इटली के ऊपर कोई विदेशी राजा आके सत्ता कैप्चर करे, ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं
कि जितने भी नेचुरल यूनिट्स है वो सब के सब एक नेशन के रूप में कंट्रोल हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द रीजंस वी सी कि इटली के एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनने का बेसिस बहुत सारे क्रांतिकारी भी कर रहे थे। हमको पता चलता है कि उसको लग रहा था कि इटली का यूनिफिकेशन होगा तो इटालियंस को लिबर्टी दिखेगी, और इस तरह से उसने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में इनफैक्ट इसने यंग इटली जैसे बॉडी बनाए। इनफैक्ट ये जो यंग इटली और यंग यूरोप थे इतने प्रोमिनेंट हो गए थे, जिसने क्रांति करने की कोशिश की थी। मेटरनिक जो उस टाइम पे ओल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा लीडर था, मतलब मोनार्की को सपोर्ट करने वाला, वो मेटरनिक कहता है कि मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। आज की तारीख में राजाशाही को सबसे ज्यादा कोई बंदा हर्ट कर सकता है तो वो मजीनी है। यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी इंपैक्ट ये मजीनी की थी। ये मजीनी इटली को एक करने के पीछे लगा हुआ है। 1830 के अंदर उन्होंने यंग इटली जैसी बॉडी की स्थापना की, यंग यूरोप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाया, और इटली की यूनिफिकेशन के पीछे सीक्रेट जो मेनली इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उसके सहारे इटली को आगे लेके जाने के उन्होंने प्रयत्न किए साहब। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि यंग इटली का सिग्निफिकेंस क्या था, और यंग इटली के सिग्निफिकेंस के अंदर मजीनी जैसे लीडर्स का क्या रोल प्ले रहा है, व्हाई मजीनी विल ट्राई टू डू द रिवॉल्ट साहब। ठीक है, तो जो इटालियन नेशनहुड का कंसेप्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि इटालियन नेशनहुड का कंसेप्ट है, उसमें इनके अंदर यहाँ पे रोल ऑफ गॉड का बहुत ही प्रोमिनेंस है। तो ये कहता है कि भगवान खुद चाहता है कि छोटे छोटे राज्यों या छोटे छोटे रजवाड़ों की जगह एक कंट्री बनना चाहिए जहां पब्लिक के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां गणतांत्रिक प्रजासत्ताक हो वैसी इनफैक्ट गवर्नमेंट होके एक कंट्री बनेगी, तो ही बेसिकली एक कंट्री का विकास हो सकता है। तो मजीनी काफी क्रांतिकारी थे, मजीनी काफी प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभर के आए, और मजीनी के जो विचारधारा थी इससे ही इंप्रेस होके आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आपको सावरकर जैसे लोग दिखेंगे। अब मैं थोड़ा बहुत सावरकर के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। आपको नाम पता होगा विनायक दामोदर सावरकर साहब, है ना। विनायक दामोदर सावरकर का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल मूवमेंट के अंदर? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विनायक दामोदर सावरकर इन द नेशनल मूवमेंट साहब? द फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ विनायक दामोदर सावरकर इज दैट ही ट्राइड टू डू द रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड ही वाज वेरी मच इंप्रेस्ड फ्रॉम मजीनी। जैसे मजीनी ने ये जो यंग इटली करके बॉडी बनाई थी, यंग इटली यंग यूरोप, उसी तौर के ऊपर सावरकर ने भी भारत के जो यूथ था उसको एक दिशा दिखाने के लिए एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था अभिनव भारत। तो आप देखने की कोशिश करिए, वी फाइंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के आधार के ऊपर भारत को आजादी दिलाने का जो विचार सावरकर को आया था, उसमें सावरकर मजीनी के बारे में बहुत लिखेंगे साहब। खैर, सावरकर को तो लिखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, मजीनी के बारे में बाल गंगाधर तिलक भी उतना ही लिखेंगे, क्योंकि तिलक वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय मजीनी। वही तिलक बेसिकली जो मजीनी के ऊपर पूरी बायोग्राफी लिखते हैं, मजीनी चरित्र। तो यू कैन इमेजिन कि मजीनी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि मजीनी के विचार जो थे काफी क्रांतिकारी थे। मजीनी के जो थॉट थे वो इस तरह से चलते थे, जहां मजीनी इटली को एक देश के रूप में देखना चाहते हैं और साथ में युवाओं का साथ लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि वो कह रहे थे कि राजाशाही को हटा के मैं खुद राजा बनूंगा। वो ये कह रहे थे कि यूथ शुड कम इन फॉरवर्ड, youth should do the revolt against the old order and capture power and establish a republican form of system and republican form of government। तो ये चीज बहुत मैटर करती है दोस्तों। जब जब आप क्रांति का रास्ता लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्रांति कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू द रिवॉल्यूशन साहब, है ना। खैर, वॉट एवर में बी द केस, हमको एक चीज बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है। ये जो यंग इटली नाम की बॉडी बनाई थी मजीनी के द्वारा, ये मजीनी ने उस दौरान काफी प्रयत्न भी किए। अब देखो, मजीनी के साथ ये हुआ कि इनके प्रयत्न तो काफी अच्छे थे पर इनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। he tried his best to do the revolt but he could not get the outcome। जिस हिसाब से परिणाम आना चाहिए वो नहीं हो पाता है साहब। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि मजीनी ने सबसे पहले 1830 के रिवॉल्यूशन में प्रयत्न किया। 1830 के अंदर जब इन्होंने रिवॉल्यूशन में प्रयत्न किया तो ही गॉट अ बिग सेटबैक और वो फेल हो गए साहब। ठीक है, उसके बाद वो बाहर चले गए, ही गोज आउटसाइड, है ना। वो भागी जाएंगे, इटली के अंदर रहेंगे, तड़ी पार हो जाते हैं। अब इस दौरान और भी यूथ आएंगे, उसमें से आपको एक और यूथ दिखेंगे, गैरीबॉल्डी साहब। ठीक है,
अब गैरीबॉल्डी का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर। कभी समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे कि एक लीडर की और बेसिकली एक नेता के रूप में इन्होंने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। देखो इटली के यूनिफिकेशन में एक तो मजीनी और गैरीबॉल्डी जैसे लीडर्स का एक तो उभर के आना एक बहुत ही बड़ा प्राइमरी रीजन बना कि वो यूनिफिकेशन की तरफ जाएगा। खैर इनिशियली सेटबैक पड़ता है, पर 1850s तक आते आते इटली के अंदर सर्डेनिया नाम का जो स्टेट है, कौन सा स्टेट है, सर्डेनिया, या इसी को ही हम लोग पीडमोंट सर्डेनिया के रूप में पहचानते हैं। ये पीडमोंट सर्डेनिया के जो बेसिकली लीडर थे, जो राजा थे, वो राजा और उनके ही बेसिकली चीफ मिनिस्टर या इसी को ही हम लोग प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, इनके द्वारा इटालियन यूनिफिकेशन का रोल प्ले की शुरुआत होगी। तो फिर से जो प्रशिया के अंदर हुआ था वही चीज हमको स्टेट पावर के द्वारा, स्टेट पावर का मतलब क्या है कि राज्य ऊपर बैठा है, राज्य ने अपनी सत्ता का पूरा चंगुल चलाया और धीरे धीरे इटालियन यूनिफिकेशन के पीछे जो लोग आने चाहिए थे वो आने की शुरुआत होगी साहब। तो इनिशियली रिवॉल्यूशनरीज के प्रयत्न करना, the revolutionists tried their best to the unification of Italy. Khair, somehow they could not get the desired result. Over a period of time, we see that the Sardinia and the Piedmont decided to do the ultimate unification साहब, है ना। तो क्या होता है कि यंग इटली बना। यंग इटली ने 1830s और 1840s के दौरान 2 बार प्रयत्न किए, मतलब रिवॉल्यूशनरीज थे, ये रिवॉल्यूशनरीज ने दोनों बार ट्राई किए कि इटालियन यूनिफिकेशन हो जाए, बट दे कुड नॉट गेट द आउटकम। सो वी सी द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स। 1831 के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ, 1848 के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ, वो दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं। और वो दोनों के दोनों फेल हुए, उसके कारण इश्यूज क्रिएट हुए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इटली को यूनिफाई करने के पीछे उनके ही एक किंगडम ने अपना आंदोलन चलाया जिसका नाम था सर्डेनिया पीडमोंट। ये सर्डेनिया पीडमोंट के दौरान उस टाइम पे उनके राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल। याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल जो है वो डिसाइड करेंगे कि इटालियन यूनिफिकेशन होगा। इटली के लोगों को आज नहीं तो कल इकट्ठा होना पड़ेगा। आई विल सेट एन एग्जाम्पल हाउ इटली कैन बी यूनाइटेड साहब, है ना। तो आप देखिए कि जब राजा खुद बोल रहा है कि मैं बाकी सारे फॉरेन किंगडम्स को हटा दूंगा, जब राजा खुद बोल रहा है कि भाई इटली के लोगों को एक करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो सब मैं करूंगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड विक्टर इमैनुअल और उनका जो किंगडम था पीडमोंट सर्डेनिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब देखिए अब कैसे उन्होंने रोल प्ले किया, हाउ दे प्लेड द रोल, उसके ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें चलती है साहब, ठीक है। अब विक्टर इमैनुअल क्या करते हैं, उनको पता चल गया कि इटली को अगर डेवलप करना है, ये इटली के लोगों के अंदर नेशनलिज्म डेवलप करना है तो कैसे करेंगे साहब, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए, वो चाहते थे कि इटली के अंदर जो नेशनलिज्म नाम की विचारधारा है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे करेंगे। तो उन्होंने पीडमोंट सर्डेनिया को एक मॉडल स्टेट के रूप में डेवलप करने की शुरुआत की। कैसे डेवलप किया साहब, मॉडल स्टेट मतलब क्या है साहब। तो ही स्टार्टेड डूइंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। इन्होंने इटली के अंदर अपना जो राज्य था वहां पे राजकीय सुधार दिए और मेनली हम लोग कह सकते हैं कि पीपल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया। पीपल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का मतलब ये है कि ही ट्राइड टू पोर्ट्रे कि देखो मेरा जो राज्य है इट इज सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, मैं अपने यहाँ पे लोगों को राइट्स दे रहा हूं। दिस राइट्स इंक्लूड द सिविल राइट्स, जो सिविल राइट्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं। सिविल राइट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, प्रेस के रिलेटेड राइट्स हो गए, आपके जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गई, ये सब देने की बात की उन्होंने। सो ही बेसिकली वेरी कैटेगरिकली टोल्ड कि देखिए मैं हमारे लोगों के लिए इतनी सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। साथों साथ इन्होंने बेसिकली पीडमोंट सर्डेनिया के अंदर बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया है। अब देखिए कि इटली के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। पीडमोंट सर्डेनिया के अंदर रहने वाले जो लोग थे, द पीपल लिविंग इन द पीडमोंट सर्डेनिया, वहां के लोग थोड़े खुश हो गए। उनको लग रहा था कि हमारा राजा अच्छा है। अब उस दौरान इटली के बाकी सारे जो किंगडम्स थे, वहां की जो पब्लिक है, द अदर पीपल साहब, दे वर नॉट हैप्पी विद देयर इमीडिएट किंग्स। उनको लग रहा था कि यार हमारा राजा हमारा शोषण कर रहा है, हमारे राजा ने ना हमको राइट्स दिए हैं, हमारे राजा ने हमारा बेसिकली अत्याचार ज्यादा किया और हमको जो अधिकार मिलने चाहिए वो तो मिले ही नहीं है बिल्कुल। तो आप देखने की कोशिश करिए कि पीडमोंट सर्डेनिया का बहुत बड़ा रोल प्ले है। ये पीडमोंट सर्डेनिया के अंदर उसके जो राजा जी थे, वो राजा के साथ साथ मैंने आपको बताया विक्टर इमैनुअल करके जो राजा है उनका तो बहुत बड़ा रोल प्ले है ही साहब। पर विक्टर इमैनुअल के साथ साथ हम लोग उनके जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था काउंट केवर,
उनका रोल हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इट वॉज काउंट केवर ओनली हु वॉज डूइंग ऑल दिस रिफॉर्म्स। तो पिडमोंट सार्डिनिया की अध्यक्षता में बहुत सारे रिफॉर्म्स होने की शुरुआत हुई, और ये रिफॉर्म्स के कारण पिडमोंट सार्डिनिया का आर्थिक विकास भी हुआ और पिडमोंट सार्डिनिया के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुआ। अब कोई भी स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो स्टेट एक आर्म्ड फोर्स के रूप में भी उभर के आएगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो वो राज्य के आर्म्ड फोर्सेस थे वो भी काफी मजबूत होते हैं, और पिडमोंट सार्डिनिया एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर के आया। उसके सामने जो दूसरे राज्यों को कंपेयर करोगे, व्हेन यू विल कंपेयरिंग विद अदर स्टेट्स, तो पता चल रहा है कि दूसरे राज्यों के विकास नहीं हो रहे, तो बाकी सारे राज्य के लोग दुखी है, पिडमोंट सार्डिनिया के लोग खुश हो रहे हैं। बाकी सारे राज्यों को लग रहा था कि वी शुड फॉलो द पिडमोंट सार्डिनिया मॉडल, मतलब है ना कि जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत के विकास को लेके बीच बीच में इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी एक मॉडल की शुरुआत हुई थी कि भाई ये राज्य का मॉडल फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली विकास हो जाएगा। तो इटली के अंदर भी यही हो रहा था साहब, इवन इन इटली वी फाइंड द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। तो पिडमोंट सार्डिनिया का एक मॉडल बनाया गया है काउंट केवर के द्वारा और आपके विक्टर इमैनुअल के द्वारा। ये मॉडल के द्वारा इन्होंने इटालियंस के अंदर एक राष्ट्र भावना जगाई और कहा कि देखो कुछ दिन तो बिताओ पिडमोंट सार्डिनिया के अंदर, आप आओ हमारे राज्य को देखिए। और इसके कारण क्या हो रहा था कि बाकी सारे इटालियन लोग थे, इटालियन पब्लिक के अंदर फुल तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नेशनलिज्म का जो है वो स्ट्रांग होने की शुरुआत होती है। तो इटालियन नेशनलिज्म का फाउंडेशन जो है पिडमोंट सार्डिनिया ने लेने की शुरुआत की। 1840 के बाद वाला पीरियड है, पोस्ट 1840s का जो पीरियड है, इन्होंने बेसिकली एक चीज दर्शाने की कोशिश की कि इटली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस हम लोग तभी कर पाएंगे, और बेसिकली जिस दिन इटली यूनिफाई हुआ तो इटली फिर से एक इकोनॉमिकली सुपर पावर बन सकता है। इटली पॉलिटिकली आजकल यूरोप की पॉलिटिक्स में पूरी तरह से जो आउट हो गया है वहां फिर से अपनी जगह क्लेम कर सकता है साहब, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि इटली की एक छवि बनाई गई, लोगों को कन्वे किया गया, लोगों को जो आइडिया था वो पहुंचाया गया कि देखिए कि हम आपके अगेंस्ट में नहीं है, हम आपके फेवर में ही हैं। हम चाहते हैं कि इटली के अंदर जो फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं, बाहर के जो शासक उभर के आए उन सबको एक एक करके हटा देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे या उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था काउंट केवर, ये काउंट केवर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इट वॉज केवर ओनली हु डिसाइडेड कि इटली को एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए साहब, ठीक है। सो ही स्टार्टेड अ मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली which was neither revolutionary nor a democrat। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन एनसीईआरटी ने लिखा है। काउंट केवर ने बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम लोग पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से आंदोलन करेंगे और इटली का यूनिफिकेशन करेंगे, ना ही काउंट केवर कहते हैं कि हम क्रांति लाके इटली का यूनिफिकेशन करेंगे साहब, ठीक है। सो नाइदर ऑन द रिवॉल्यूशनरी साइड ही सेड कि विल बी यूनिफाइंग, नाइदर ऑन द डेमोक्रेटिक साइड ही विल बी सेइंग ही विल बी यूनिफाइंग साहब, ठीक है। तो ही सेड कि हम लोग दोनों का बीच का रास्ता लेके आते हैं। बीच का रास्ते का मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशंस बनाएंगे जहां लोगों का भी सपोर्ट लेंगे, जरूर पड़े तो डिप्लोमेसी का भी सहारा लेंगे, जरूर पड़े तो युद्ध भी करने के लिए तैयार है, पर अभी उसके लिए टाइम है साहब, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको ये पता चल रहा है कि उसने काफी सारे लोगों को अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को कहा कि भाई देखिए हम लोग को इटली नाम का एक कंट्री बनाना है, उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको भी डील करना है, पर हमारे हिसाब से करेंगे साहब, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि लाइक द मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन इलीट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड द इटालियन। मतलब आप समझने की कोशिश करोगे कि वो फ्रेंच भाषा अच्छी बोल लेता था, वो इटालियन यूनिफिकेशन की बात कर रहा था। खैर जो भी है, हमको पता चल रहा है कि ये बंदा बहुत स्मार्ट था, इसने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को काफी अच्छी तरह से यूज किया। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। इटली को सबसे बड़ा कोई दुश्मन था, इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर सबसे बड़ा कोई दुश्मन था, वो था, अगर आप समझने की कोशिश करोगे इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर, अब चले जाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट्स के अंदर कि कौन से ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट्स हुआ करते थे। और इटालियन यूनिफिकेशन में जो लोग अड़ंगा अड़ा सकते हैं उसमें सबसे बड़ा कोई फोर्स था, वो था ऑस्ट्रिया साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए ऑस्ट्रिया क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया वाज द वन हु वाज कंट्रोलिंग द नॉर्दर्न इटली। मैंने आपको बताया दो इंपॉर्टेंट स्टेट जो थे, कौन से थे, एक तो वेनिशिया जिसे हम लोग वेनिस के रूप में पहचानते हैं, एक लोम्बार्डी साहब है ना, जो नॉर्दर्न इटली का स्टेट है। ये वही लोम्बार्डी है जहां पे आपकी ऑटोमोबाइल कंपनीज की हेडक्वार्टर्स आई हुई, आप चलाते हो ना 500 सीसी, 500 कहां 500 एचपी एंड 600 एचपी की कार होती है, एकदम 250-400 की स्पीड के ऊपर चल जाती है, वो सब यहाँ पे तो लोकेटेड है साहब, है ना। तो ये जो वेनिस है लोम्बार्डी है,
यहां ऑस्ट्रिया का दबदबा था। ऑस्ट्रिया ने अपने मोनार्की के द्वारा अपने फैमिली मेंबर्स जो थे एक्सटेंडेड, उनको यहां पे बिठा के रखा था। अब काउंट केवर को पता था कि इटालियन यूनिफिकेशन में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा अड़ंगड़ है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्टेट है। अब केवर क्या करता है, व्हाट डज द काउंट केवर डज, है ना। केवर डिसाइडेड कि अगर मुझे बेसिकली इटली का यूनिफिकेशन करना है तो ऑस्ट्रिया के साथ तो युद्ध करना पड़ेगा साहब, और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने बैठ गया तो प्रॉब्लम ये होगा कि मेरी मौत आ जाएगी अगर बेसिकली ऑस्ट्रिया हमारे ऊपर हावी हो जाता है। आई नीड सम हेल्प। तो केवर वॉज वेरी स्मार्ट। एक्चुअली केवर ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स दर्शाई, और उसने डिप्लोमेसी बेसिकली दो तरह से दर्शाई है। उसने बेसिकली डिप्लोमेटिक स्किल्स के द्वारा सबसे पहले फ्रेंच को अपने साथ लिया, और साथों साथ अगर आप देखोगे तो उसने ब्रिटिश को भी अपने साथ लेने की कोशिश की थी। ब्रिटिश को उसने बेसिकली 1854 के अंदर क्रीमियन वॉर्स के अंदर मदद की थी। खैर ये क्रीमियन वॉर क्या है इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, पर क्रीमिया करके एक प्रदेश था जहां पे ब्रिटिशर्स को काफी मार पड़ रही थी रशियंस के हाथों, और केवर ने सेना भेज के उनकी थोड़ी लाज बचा दी थी। खैर तो उसने ब्रिटिशर्स की काफी डिप्लोमेटिक हेल्प करने के बाद, मिलिट्री हेल्प करने के बाद उनका विश्वास जीत लिया था। फ्रेंच के साथ भी यही हुआ, क्योंकि फ्रेंच भी क्रीमिया के युद्ध के अंदर इन्वॉल्व थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि केवर ने इनके साथ इनडायरेक्टली मैट्रिमोनियल अलायंसेस की भी प्रमोशन किया था साहब, ठीक है ना। तो हमको क्या पता चल रहा है कि उसने जो फ्रांस के अंदर जो सिस्टम थी, वहां के जो इलीट थे, वहां की जो मोनार्की थी, उसको इनडायरेक्टली अपने फेवर में लिया था। खैर उस टाइम पे फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे तो नेपोलियन 3 करके राजा दिखेगा साहब, है ना। एक बंदा था वो कह रहा था कि मैं नेपोलियन का भतीजा हूं, आई एम द नेफ्यू ऑफ नेपोलियन। अब कितनी हद तक सही है कि गलत है वो तो वही जाने, पर इनडायरेक्टली केवर डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग साहब, है ना। तो केवर ने क्या किया कि फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया, और जब डिप्लोमेटिक अलायंस किया तो उसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस इनडायरेक्टली इनके सपोर्ट में आ गए इटालियंस के, ब्रिटिश भी इनके साथ थे। तो उसके बाद 1859 तक आते आते उसने ऑस्ट्रिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उतर गया, और बेसिकली क्या किया काउंट केवर ने कि ये जो वेनिस और लोम्बार्डी के जो लोग हैं, खास करके नॉर्दर्न इटली के लोग हैं, उनको प्रोवोक किया। उनको कहा कि रास्ते के ऊपर उतर जाओ, क्यों बैठे हो अपने घर के अंदर, है ना। तुम्हारे ऊपर एक फॉरेनर रूल कर रहा है, कब तक इस तरह से जियोगे, है ना, इस प्रकार की मायूसी वाली जीवन क्यों जियोगे साहब। तो पीपल रिवोल्टेड, तो लोग रिवोल्ट कर देते हैं, और फिर नॉर्दर्न इटली के कुछ कुछ रीजन जो है वो काउंट केवर लेके आ गया इन द इटली साहब, है ना। तो इटली के यूनिफिकेशन में काउंट केवर ने बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑस्ट्रिया के कुछ कुछ ताकतें थी उनको उनको पराजित करने के बाद कैप्चर कर दिया साहब, ठीक है ना। सो वी फाइंड कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर उसने नॉर्दर्न इटली के कुछ कुछ रीजन्स को उसने कैप्चर कराया। खैर उस टाइम पे वेनिस अभी बाकी था, वेनिस वाज स्टिल लेफ्ट आउट टू बी यूनिफाइड, वेनिस का यूनिफिकेशन अभी बाकी है साहब। अब देखिए क्या हो रहा है साहब, है ना। काउंट केवर न्यू कि एक तो पब्लिक का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो इटालियन यूनिफिकेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता है साहब। पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ उस दौरान रिवॉल्यूशनरीज ने भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रिवॉल्यूशनरीज इसके लिए क्योंकि ये क्रांतिकारी, मैंने आपको बताया, यंग इटली जैसी बॉडी जो बना के बैठे थे, इन सबको भी अब मौका लग रहा था कि अब चौका मारने का टाइम आ गया, दिस इज नाउ अ गुड टाइम कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं साहब, है ना। तो रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इटालियन यूनिफिकेशन। तो होता क्या है कि एक तो सर्डेनिया की आर्मी, पिडमोंट सर्डेनिया की आर्मी थी, वो तो फाइट कर ही रही थी, साथों साथ हमको ये पता चल रहा है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, इन सब ने बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन किया, और इनके लीडर बनते थे गैरीबॉल्डी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले गैरीबॉल्डी के बारे में बताया कि ही वॉज वन ऑफ द एक्म्प्लिसेस ऑफ द यंग इटली के साथ भी जुड़े हुए थे, और इन सब ने मिलकर बेसिकली क्रांति के अंदर अलग अलग पार्ट लेने की शुरुआत की। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले नॉर्दर्न इटली का यूनिफिकेशन हुआ, किसका हो गया साहब, नॉर्दर्न इटली का। तो ये वाले रीजन है वो सब कैप्चर कर दिए इन्होंने। अब दूसरा प्रश्न था साउदर्न इटली का साहब, ठीक है। साउदर्न इटली को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि साउदर्न इटली वाज अंडर दी बर्बन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी मूलभूत रूप से स्पेन से बिलोंग, फ्रेंच और स्पेन की ओरिजिन की थी, मतलब वहां पे फ्रांस के अंदर के जो राजा थे लुई 14, 15, उन्हीं के सब वंशज यहाँ पे दिखेंगे। कुछ कुछ आपको स्पेन के अंदर दिखेंगे। एक्चुअली यूरोप के अंदर आप पूरा इतिहास देखोगे, व्हेन यू विल सी द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, तो इनके जितने भी किंगडम्स है ना, ऑल द कंट्रीज एज ऑफ नाउ, वहां की पुरानी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ये सब एक दूसरे के भांजे भतीजे लगते थे। दे वर काइंड ऑफ नेफ्यूज एंड आई वुड से नीस ऑफ ईच अदर, है ना, एक पहचान वाले थे। शादी एक रॉयल फैमिली से दूसरी रॉयल फैमिली में ऐसे ही होती थी, ठीक है। तो यहां फ्रांस के अंदर भी यही हुआ।
अब साउदर्न इटली की बात करते हैं। देखो नॉर्दर्न इटली तो कैप्चर कर दिया, दिस रीजन ऑफ नॉर्दर्न इटली वाज कैप्चर्ड, नाउ द इशू वाज ऑफ द साउदर्न इटली। अब कैसे करेंगे, कौन करेगा साहब, ठीक है। तो साउदर्न इटली को कैप्चर करना बहुत आवश्यकता था, क्योंकि वहां पे ये आपके स्पेनिश रूलर्स थे, बर्बन डायनेस्टी वाले साहब, ठीक है। 1860 में ये जो गैरीबॉल्डी है, ये गैरीबॉल्डी को अध्यक्षता दी गई और गैरीबॉल्डी को कहा गया कि भाई तुम जाओ। क्यों? क्योंकि जो साउदर्न इटली है दैट वाज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल एज वेल, क्योंकि जो बर्बन डायनेस्टी है, ये बर्बन डायनेस्टी इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे फ्रांस से बिलोंग करती थी। काउंट केवर ने तो फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक ट्रीटी की हुई है, तो उनके साथ वो नाराजगी नहीं कर सकते, तो गैरीबॉल्डी को भेजा गया और गैरीबॉल्डी को कहा गया कि तुम जाओ और वहां पे क्रांति करा दो। अब गैरीबॉल्डी बेसिकली क्या करते हैं, वहां के जो किसान थे, वहां के जो लोकल थे, उन सबको मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि हम क्या चाहते हैं, आजादी। सो वी सी कि गैरीबॉल्डी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्राउंड फोर्सेस। पीछे काउंट केवर सब कुछ कर रहा है, आगे आप देखोगे तो गैरीबॉल्डी ने पूरी तरह से सिस्टम घुमा दी और घुमाने के बाद बेसिकली साउदर्न इटली को भी यूनिफाई कर दिया। 1861 तक आते आते हमको ये पता चल रहा है कि ज्यादातर रीजन्स इटली के यूनिफाई हो चुके थे। खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे साउदर्न इटली और नॉर्दर्न इटली के, इटली का कुछ एक रीजन जो बाकी रहा था उस टाइम पे, वो था आपका सेंट्रल इटली का रीजन। सेंट्रल इटली का रीजन का मतलब क्या होगा साहब, द रीजन्स विच वर अंडर द पेपल स्टेट्स, द रीजन्स विच वर बेसिकली इन द वेनेशिया। मतलब वेनेशिया और पेपल स्टेट्स जो थे वो काफी बाद में कैप्चर हुए। इसके लिए इटली को फाइनली लड़ाई करनी पड़ी है और ये जो लड़ाई थी ये बेसिकली पोप को हटाने के लिए थी, क्योंकि पोप जब तक पावर के ऊपर रहेंगे तो ये जो सेंट्रल इटली वाला रीजन है तब तक बेसिकली वो साथ में नहीं आ पाएगा, और जब तक सेंट्रल इटली का भाग नहीं बनता तो इटली विदाउट किटली रह जाएगा। मतलब आप समझिए कि रोम के बिना इटली अधूरा है। रोम वॉज इन दिस रीजन साहब। अब वहां पे बेसिकली रोम वाला जो प्रदेश है वहां पे तो पोप का दबदबा था। अगर पोप अपना राज्य पकड़ के बैठे हैं तो किस तरह से इटली के लोग इनफैक्ट है ना अपना राज्य को चला पाएंगे। तो इटली पूरा एक हो रहा है पर ये सेंट्रल का रीजन जो है अभी भी पोप के हाथ में है। तो 1870s तक आते आते फिर इसके बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट होगी, फ्रेंच के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि पोप को जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन फ्रांस के राजाओं ने दी थी। तो इनडायरेक्टली जो 1859 की ट्रीटी हुई थी कि भाई इटालियंस एंड फ्रेंच हमेशा मित्र रहेंगे, वो इटालियंस ने पानी में डाल दी ट्रीटी को और फाइनली पोप को हटा के रोम का कंट्रोल किया गया। लेटर ऑन पोप को कहा गया कि देखो हम आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते पर सेंट्रल इटली से अब आपको हटना पड़ेगा। अगर आपको अपना राज्य बनाना है तो वेटिकन के अंदर हम आपको एक जगह दे सकते हैं। तो इस तरह से वेटिकन बिकेम अ सोवरेन स्टेट। पूरा का पूरा इटालियन यूनिफिकेशन हुआ। बीच में आपको वेटिकन दिखेगा जो रोम के अंदर का ही एक छोटा सा रीजन है साहब, रोम सिटी के अंदर, वो पोप के दबदबे में रहा। बाकी सारा इटालियन यूनिफिकेशन इस तरह से कंक्लूड हुआ साहब, है ना। तो इटाली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस अगर आप समझने की कोशिश करो, फिर से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग इसके प्रोसेस की शुरुआत करेंगे तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक तो गैरीबॉल्डी का रोल जिसने साउदर्न इटली में रोल किया, आपके यहाँ पे बेसिकली मजीनी जैसे लीडर्स का रोल जिसने यंग इटली जैसी संस्थाएं बनाने की कोशिश की और लोगों को क्रांति दिया। तीसरा पिडमोंट सर्डेनिया और उसके जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर थे काउंट केवर, जिन्होंने बेसिकली रिफॉर्म्स के द्वारा और अपनी मेनली क्या थी डिप्लोमेटिक स्किल्स के द्वारा इटालियन यूनिफिकेशन को बहुत ही अच्छी तरह से उसको एस्टैब्लिश किया साहब, है ना। तो जब हम लोग इटालियन यूनिफिकेशन को समझेंगे हमको ये पता होना चाहिए कि इटली का यूनिफिकेशन बहुत ही लेंदी प्रोसेस रहा है। ये प्रोसेस 1860 या 1859-60 में शुरू हुआ और करीबन 1871 तक चलता रहेगा। फाइनली 1870-71 तक आते आते जो रोम का विस्तार है वो भी यूनिफाई हो गया, इटली का भी यूनिफिकेशन पूरी तरह से हो जाता है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ इनको भी लड़ाई करनी पड़ी थी, तब जाके इटालिया का यूनिफिकेशन होगा। और इस तरह से इटली एंड बेसिकली Germany became one of the two youngest countries and this both countries became one of the major power centers in the early part of 20th century that will lead to this first world war, है ना। तो उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ आपकी पूरी की पूरी जो चीजें हो चली जाती है। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंगली फोटोग्राफ यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है साहब, यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है कि गैरीबॉल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल II ऑफ सर्डेनिया पिडमोंट टू पुल ऑन द बूट नेम इटली, है ना। तो आप समझने की कोशिश करोगे गैरीबॉल्डी उस टाइम पे इटली के राजा को मदद कर रहे थे और ये मदद किस हिसाब से कर रहे थे कि देखिए अब आप बेसिकली इटली के अंदर जा सकते हो, आप पूरे राज्य के राजा बन गए हो, है ना। इटली का शेप भी ऐसा ही है, यू माइट बी अवेयर कि द शेप ऑफ इटली समथिंग लाइक दिस ओनली। अगर आप देखिए
इटली का जो नक्शा आप देखोगे तो आपको कुछ इसी प्रकार का दिखेगा, दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये बूट के साइज का है ना, तो दिस इज द प्राइम रीजन, ये जूते की तरह है ना, तो इसके लिए उसको इस प्रकार की पॉइंट इन्होंने हाईलाइट कराने की कोशिश की थी साहब, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए आपके, काउंट केवर का रोल हो गया, आपको मजीनी का रोल पूछा जा सकता है, आपको गैरीबॉल्डी का रोल भी पूछा जा सकता है। अब लेट अस डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, और फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि गैरीबॉल्डी का क्या रोल रहा है, व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ गैरीबॉल्डी इन द इटालियन यूनिफिकेशन। अब देखिए गैरीबॉल्डी का रोल जो है वो भी आपके मजीनी के जैसा ही होगा साहब, ठीक है ना, क्योंकि जैसे भारत के अंदर हम भगत सिंह को याद रखते हैं, हम लोग बेसिकली क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को याद रखते हैं, हम लोग भिखाजी कामा को याद रखते हैं, है ना, हम लोग रास बिहारी बोस को याद रखते हैं, तो गैरीबॉल्डी भी उन्हीं में से थे जो इटाली के जो फॉर्मेशन हो रही है, कंट्री की जो स्थापना हो रही है उसके लिए लड़ रहे थे। तो हमारे यहाँ पे भी हम लोग जैसे फाइट कर रहे थे वैसे इटली के अंदर भी फाइट करने वाले हैं। गैरीबॉल्डी की कहानी क्या है साहब, ठीक है, गैरीबॉल्डी की कहानी यह है कि ये भी वन ऑफ द यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, और खास करके ये इनिशियली तो अगर आप देखोगे तो अपनी फैमिली जो है व्यापारी थी और मर्चेंट नेवी के साथ भी जुड़े हुए थे। मर्चेंट नेवी का मतलब है कि ही यूज्ड टू गो ऑन वॉयेजेस, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जब है ना बोट में सामान लेके जाते हो दूसरी जगह बेचते हो, जैसे पोर्चुगीज किया था ना भारत के अंदर, और इंडिया में तो मर्चेंट नेवी काफी सालों से एग्जिस्ट करती है, उसमें कोई दो मत नहीं है। खैर चलिए अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो यंग इटली का जो मूवमेंट है इसके अंदर ये लोग जुड़ेंगे साहब। 1833 के अंदर ये मजीनों को मिले, और मजीनी को मिलने के बाद वी कम टू नो दैट इन्होंने 1831 के रिवॉल्यूशन में भी पार्टिसिपेट किया गैरीबॉल्डी ने। पर कहानी यही होती है कि जो मजीनी के साथ हुआ वो गैरीबॉल्डी के साथ हुआ, क्योंकि 1830-31 की जो क्रांति थी वो तो फेल हो गई, इटालियंस उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये जो गैरीबॉल्डी है वो लेटर ऑन बेसिकली अगर आप देखोगे तो ही विल बी गोइंग टू द साउथ अमेरिका, और फिर वहां पे काफी टाइम तक रहता है। सो यू कैन इमेजिन कि ये भाई साहब को पता चल गया कि अगर मैं यूरोप में रहा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर राजाओं मुझे पकड़ के पिटाई कर देंगे, तो वो साउथ अमेरिका में रहते हैं साहब, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1854 तक आते आते ही विल बी कमिंग बैक टू इटली, और फिर राजा जो थे विक्टर इमैनुअल उनकी मदद करेंगे और कहेंगे कि चलो आप इटली का यूनिफिकेशन कर रहे हो, मैं तो पहले से क्रांतिकारी हूं, मैं तो चाहता हूं कि भाई इटली की एकता होनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने साउदर्न इटली का कैप्चर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया साहब, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न इटली में इनका यूनिफिकेशन में रोल नहीं आएगा, नेपल सिसिली के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल आता है। इनफैक्ट इन्होंने अपनी एक पूरी आर्मी खड़ी की थी जिसका नाम था रेड शर्ट साहब, है ना। तो ये लोग बेसिकली लाल कलर की कपड़े पहन के जाया करते थे और किसानों को एक्टिव किया साउदर्न इटली के अंदर, और कहा कि भाई देखो क्या चल रहा है, आप लोग के हाथ में पावर नहीं आ रही है, आपका एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारा हो रहा है, आपको कुछ करना पड़ेगा। एंड देन वी सी कि वहां के लोगों ने रिवॉल्ट करवा दिया इस तरह से साहब, ठीक है ना। तो इसके लिए उसको याद रखते हैं। दूसरा पॉइंट, इसने रोम के यूनिफिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैंने आपको बताया कि रोम जो है वो बेसिकली किसके कंट्रोल में था, इट वाज अंडर द पोप, और पोप को मदद कौन कर रहा था पूरी तरह से, वो थी आपकी फ्रेंच। तो फ्रेंच की एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भी यहाँ पे थी, देयर वाज अ स्मॉल आर्मी ऑफ द फ्रेंच, उनको भी ये डिफीट करेंगे साहब, ठीक है। तो रेड शर्ट्स जो है वो काफी प्रोमिनेंट थे, और फ्रांस उसके बाद फिर रोम से हट जाता है, और इटली का यूनिफिकेशन 1860 तक आते आते फाइनली रोम का यूनिफिकेशन होगा, और फाइनली वेनिस के कुछ रीजन्स बाकी थे वो भी एक हो जाते हैं। तो इटली के अंदर बहुत सारे लीडर्स का रोल प्ले मिलेगा साहब। गैरीबॉल्डी उसमें से एक थे, मजीनी भी उसमें से एक थे। साथों साथ मैंने आपको बताया कि आपके काउंट केवर जो है, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, और इटली के जो राजा थे उस टाइम पे पिडमोंट सर्डेनिया के, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल, उनका भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इटालियन यूनिफिकेशन कंक्लूड हुआ विद आई वुड से सम काइंड ऑफ बैटल्स, सम काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक पावर, ऑल्सो द रोल ऑफ द लीडरशिप, द इटली बिकेम अ वन कंट्री। तो एक ऐसा प्रदेश, आप समझने की कोशिश करोगे, एक ऐसा प्रदेश विच वॉज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स, एक ऐसा रीजन विच वॉज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकेम अ कंट्री। मतलब आप देखने की कोशिश करिए, जैसे पिडमोंट सर्डेनिया तो पहले से ही थे 1858 के अंदर साहब, यहाँ पे दिखा है 1858 से 60 के बीच में आपको नॉर्दर्न इटली दिखेगा, 1866 में वेनिस दिखेगा, 1860 में ही नेपल सिसिली, और 1870 के अंदर क्या मिलेगा, रोम वाला प्रदेश, है ना। मैंने आपको बताया तो ये रोम से लेके सेंट्रल इटली वाले जो रीजन है वो सब कैप्चर किए, वेनिस को भी कैप्चर कर दिया, ये भी कैप्चर कर दिया, और इस तरह से इटालियन यूनिफिकेशन पूरी तरह से कंक्लूड हुआ, ठीक है। तो आप ये मैप और ये मैप को कंपेयर करिएगा, प्लीज ट्राई टू कंपेयर। ये दोनों के दोनों मैप एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये इटली की ज्योग्राफी को भी दर्शाता है, और इटली कैसे एक ज्योग्राफिकल यूनियन होने के नाते कंट्री में कन्वर्ट हो पाया,
वो भी दर्शाता है। तो ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क चीज है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया भी एक कंट्री के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा साहब, या इंडिया कंट्री के रूप में काम नहीं कर पाएगा साहब, ठीक है ना। तो आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, गसीप मजीनी एंड काउंट कैमिलो डी केवर, मतलब काउंट केवर। तो इन दोनों का रोल हमने अभी देख लिया, वी हैव ऑलरेडी सीन कि इन दोनों का रोल प्ले क्या था, मजीनी क्या क्या प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की साहब, है ना, किस तरह से डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके सिवाय नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे आया और ब्रिटेन कंट्री के रूप में कैसे बना, क्योंकि ब्रिटेन में कोई क्रांति का आपको पॉइंट नहीं दिखेगा। वी डू नॉट फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। और ब्रिटिश नेशनलिज्म का जो बेसिस है वो कैसे बनता है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद नहीं होने के, या ब्रिटेन का जो नेशनलिज्म था वो कैसे डिफरेंट था साहब, और ब्रिटेन जो एक नेशन के रूप में आज की तारीख में सर्वाइव कर रहा है उसके पीछे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी क्या है। तो काफी सारे टॉपिक, अभी भी एक और क्लास लगेगा हमको, और उसके बाद फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे एंड देन विल जंप टू द सेकंड चैप्टर, मतलब जो इंडियन नेशनलिज्म का टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल बी हैप्पी टू शेयर विथ यू माय थॉट्स एंड इनसाइट्स, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस। आई वुड से प्लस के ऊपर मेरे लाइव कोर्सेज चलते हैं, जहां मैं बहुत ही डिटेल्ड कोर्सेज चलाता हूँ, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर चलाता हूँ। दिस इज द डिस्काउंट कोड PN Live दैट यू आर सपोज टू यूज, एंड ये PN Live डिस्काउंट कोड यूज करके आपको 10% फीस के अंदर ऑफ मिलेगा, साथ साथ मेरे साथ कनेक्शन मिलेगा। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लो, प्लीज यूज दिस कोड एंड यू विल गेट द फीस ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ 10% एज वेल। चलिए आज यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।